तो इस वीडियो में हम एसएपी के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो तो हम डिस्कस करते हैं एसएपी आर्किटेक्चर। ठीक है। हम इसमें देखेंगे कितने टाइप के आर्किटेक्चर थे और क्या था, सब देखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जो आर्किटेक्चर था एसएपी का वो था R1। ठीक है। फिर आया R2, फिर आया R3 और फिर आया R4। ठीक है। R4 मतलब बेसिकली ये जो था R4, ये S4 हाना है। ठीक है। ये है S4 हाना। तो क्या है, ये वन का जो मीनिंग है वो है लेयर, और ये जो आर का मीनिंग है ये है रियल टाइम। ठीक है। ये और इसको अगर हमने कंबाइन कर दिया तो इसको बोलते हैं जनरेशन। ठीक है। तो ये R1 एक जनरेशन है, इसमें से R जो है वो रियल टाइम प्रेजेंट करता है, और ये जो वन है ये लेयर प्रेजेंट करती है। ठीक है। सिमिलरली ये है R2, R3 एंड R4। तो ये जो R1 आया था ये बेसिकली 1972 में आया था। ये जो R2 आया था ये 1979 में आया था, लगभग 7 साल बाद। ठीक है। और फिर R3 आया था जो 1992 में आया था, तो इसको लगे शायद 13 ईयर, मे बी। हाँ, 13 ईयर लगे थे इसको आने में। ठीक है। और ये जो S4 आया था ये 2015 को आया था। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं वन बाय वन कि R1, R2, R3 क्या है। ठीक है। ठीक है। अभी हम देखते हैं R1 के बारे में। ठीक है। तो अभी मैंने बताया R1 का मतलब होता है लेयर। ठीक है। तो और रियल, ये जो रियल टाइम था R1 मतलब रियल टाइम। रियल टाइम क्या होता है, बेसिकली जो सिस्टम है वो सिस्टम में रियल टाइम पे डेटा दिखना। जैसे यहाँ पे 10 मोबाइल है। ठीक है। और 10 में से अगर एक किसी ने ले लिया तो ये सिस्टम में शो करेगा 9। ये होता है रियल टाइम, एग्जैक्ट उसी टाइम पे एक सेल हुआ तो इसमें देखेगा कि यहाँ पे 9 बचे। तो इसको बोलते हैं रियल टाइम प्रोसेस। ठीक है। तो ये हो गया लेयर। तो R1 मतलब होता है एक लेयर। तो सबसे पहले जब ये SAP लॉन्च हुआ था तो सबसे पहले एक ही लेयर थी। एक ही लेयर मतलब ये है डेटाबेस लेयर। ठीक है। तो ये है डेटाबेस। डेटा डेटाबेस लेयर। ठीक है। तो ये जो डेटाबेस यूज़ करते थे, ये कोई भी डेटाबेस रहते थे, जैसे ओरेकल हो गया, या फिर SQL हो गया, या फिर DB हो गया। ठीक है। तो DB2, सॉरी, DB2 इस टाइप के डेटाबेस ये यूज़ करते थे। तो और जो प्रेजेंटेशन लेयर था ये कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही लेयर था जो है डेटाबेस, और इसी में इनको कमांड लाइन ऐड करनी पड़ती थी। विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन ये डेटा के साथ कनेक्ट करते थे, डेटा को रिक्वेस्ट भेजते थे और डेटा से रिक्वेस्ट लेते थे। ठीक है। डेटा रिट्रीव करते थे। ये होता था R1 स्ट्रक्चर। तो ये R1 स्ट्रक्चर से R1 2 के लिए क्यों जाना पड़ा इनको, क्योंकि ये जो था ये बहुत स्लो चलता था। ठीक है। मल्टीपल्स यूज़र मल्टीपल यूज़र ये एक साथ वर्क नहीं कर पा रहे थे। अगर कोई 50 यूज़र अगर काम करना चाहते हो एट अ टाइम पे, तो ये भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है। तो पॉसिबल ना होने के कारण इनको मूव होना पड़ा। और मेन बात ये है कि इनको डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना पड़ता था। और अगर डेटाबेस के साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आते थे, क्योंकि अगर कुछ डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ हुआ तो डेटा जा सकता था, क्योंकि बहुत डेटा जो रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसीलिए इन्होंने फिर R2 वर्जन लॉन्च किया 1979 में। इसी के साथ मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली ये कमांड लाइन से डेटा कैसे देखते थे। ठीक है। कमांड लाइन में कैसे पेस्ट करते थे डेटा, तो देखिए।
देख रहे हो आप? हाँ, तो ये डेटाबेस के साथ ही अटैच था। तो ये यहाँ पे यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते थे एज अ मतलब कमांड लाइन से रिक्वेस्ट भेजते थे, और कमांड लाइन से फिर ये डेटा डेटाबेस में से रिट्रीव होता था। और एक इमेज आपको दिखा देता हूँ। ये कमांड लाइन आपने देखा होगा, ये इस टाइप के कमांड होते हैं। तो यहाँ पे हम कमांड डालते हैं जैसे CLI, ठीक है। तो ऐसे करके फिर ये डेटा रिट्रीव होता था। फिर आया R2 आर्किटेक्चर। इसमें क्या हुआ, इसमें दो लेयर बने। एक है डेटाबेस लेयर और दूसरा लेयर था, वो था प्रेजेंटेशन लेयर। ये था डेटाबेस लेयर और दूसरा था प्रेजेंटेशन लेयर। वहाँ पे डायरेक्ट वो जो मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते थे विद द हेल्प ऑफ CLI कमांड से होते थे, ठीक है, कमांड लाइन से होते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसके एक प्रेजेंटेशन लेयर बना दी। प्रेजेंटेशन लेयर में इन्होंने GUI यूज़ किया, दैट इज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है GUI और ये था डेटा। यहाँ पे यूज़र जो थे वो लॉगिन करते थे, और लॉगिन करने के बाद ये डेटाबेस में से डेटा रिट्रीव करते थे, रिक्वेस्ट भेजते थे, डेटा रिट्रीव करते थे। तो यहाँ पे ये वाला करते थे। लेकिन इस डेटाबेस में मेन फ्रेम प्लस डेटाबेस एक साथ काम करते थे, ठीक है। मेन फ्रेम प्लस डेटाबेस एक साथ काम करते थे। तो इस वजह से क्या होता था, जो बिजनेस लॉजिक था, बिजनेस लॉजिक हो गया या फिर प्रोसेसिंग हो गया, ये एक साथ होता था, ठीक है। तो एक साथ होने के कारण फिर सिस्टम स्लो पड़ती थी, ठीक है। सिस्टम स्लो हो जाना, फिर यूज़र मल्टीपल्स यूज़र एक साथ काम न कर पाना, ये सारे चीज़ फिर और इनको दिक्कत देती थी, क्योंकि सेम बिजनेस लॉजिक एक ही इसमें यूज़ हो रहा था और प्रोसेसिंग भी यूज़ हो रहा था। मतलब लॉजिक भी देखते थे कि कौन सा डाटा रिट्रीव करने है, और फिर वही डेटा प्रोसेसिंग, तो इसके लिए सब टाइम लगता था। तो टाइम भी लगता था, स्लो होता था, फिर कई बार इनको वेट भी करना पड़ता था, क्योंकि एक साथ यूज़र यूज़ नहीं कर पा रहे थे, रिक्वेस्ट एक साथ नहीं भेज पा रहे थे। तो फिर इन्होंने सोचा कि R3 स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा, ताकि ये मेन फ्रेम जो है ये कुछ सेपरेट हो जाए इससे, ठीक है। तो ओके, तो उसके बाद आया फिर R3 स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या हुआ, तीन स्ट्रक्चर बने। तीन स्ट्रक्चर मतलब ये हो गया डेटाबेस, और पहले जो अपने पास था उसका नाम था प्रेजेंटेशन लेयर। ये था प्रेजेंटेशन, ये था डेटाबेस, और बीच में अभी इन्होंने जो लेयर डाली उसका नाम था एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये था एप्लीकेशन लेयर। तो ये तीन मिलके बनाए, इसलिए ये R3 है, ठीक है। थर्ड जनरेशन का ये सेटअप था। तो इन्होंने प्रेजेंटेशन मतलब जो प्रेजेंटेशन लेयर थी उसमें विद GUI यूज़ करते थे, GUI यूज़ करते थे। डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस हम यूज़ कर पा रहे थे। यहाँ पे एडिशनली इन्होंने एप्लीकेशन लेयर ऐड कर दी। तो एप्लीकेशन में क्या होता था, एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली डिस्पैचर डिस्पैचर ये यूज़ होता था। तो डिस्पैचर क्या करता था, यहाँ पे बिजनेस लॉजिक जो है, बिजनेस लॉजिक ये बिजनेस लॉजिक यहाँ पे प्रोसेस होता था। तो इसलिए क्या होता था, टाइम कम लगता था। पहले ये यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ से प्रोसेस प्रेजेंटेशन लेयर में प्रोसेस मतलब यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर में ये लॉगिन करते थे।
प्रेजेंटेशन लेयर में से ये रिक्वेस्ट भेजते थे, फिर ये रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेयर में जाती थी। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता था, बिजनेस लॉजिक देखते थे कि क्या एग्जैक्ट करना क्या है, मतलब ट्रांजेक्शन कोड रन करना है, प्रिंट निकालना है, ठीक है, क्या और कुछ चीज़ें करनी है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे देखते थे एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, डिस्पैचर यूज़ होता था, डिस्पैचर के थ्रू ये देखते थे कि रिक्वेस्ट एग्जैक्टली कहाँ भेजनी है, ठीक है, डेटाबेस में से क्या रिट्रीव करना है, तो ये चीज़ एप्लीकेशन लेयर में होती थी। ठीक है, फिर एप्लीकेशन लेयर से रिक्वेस्ट जाती थी डेटाबेस में से फिर डेटा फेच होता था, और फेच होने के बाद ये प्रेजेंटेशन लेयर में यूज़र को डेटा दिखता था। तो ये होता था ये है R3 आर्किटेक्चर। तो अभी तक हम ये R3 आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे थे, जिसको नाम दिया गया है ECC। हम बोलते हैं ECC। हाँ, तो एक बात अभी बता दूं कि ECC जो है वो 2030 तक अवेलेबल है। अभी माइग्रेशन चालू है, तो ECC टू S4 हाना ये अभी माइग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो 2023 के बाद ये ECC अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती थी। तो आपको मैं एक इमेज दिखा देता हूँ जो R3 आर्किटेक्चर के रिलेटेड है। सो ये देखिए, ये है R3 आर्किटेक्चर की डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, देखो ये GUI है, जैसे कि ये है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये है प्रेजेंटेशन लेयर का। उसके बाद आता है ये वाला जो लेयर है, ये डेटाबेस का लेयर है। ठीक है, तो इसके बीच में आया ये एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या है, ये डिस्पैचर यूज़ होता है, और डिस्पैचर में ये जो होता है ये एग्जैक्ट डिसाइड करता है कि यूज़र का रिक्वायरमेंट क्या था, यूज़र ने क्या क्या रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, जैसे डायलॉग डायलॉग वर्क प्रोसेसर। तो ये डायलॉग वर्क प्रोसेसर में क्या होता है कि जैसे ट्रांजैक्शन कोड है वो हम रन करते हैं, VA01 अगर रन करना है तो ये डायलॉग प्रोसेसर के थ्रू ये डेटाबेस में से डेटा दिखाएगा। ठीक है, अगर डिस्प्ले के लिए है तो यहाँ से डिस्प्ले होगा उनको। ठीक है, फिर है अपडेट वर्क प्रोसेस। ठीक है, बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस, जैसे बैकग्राउंड हम बोलते हैं ना, जैसे बैकग्राउंड में क्या होता है बेसिकली, शेड्यूल जॉब होते हैं। शेड्यूल जॉब मतलब जैसे पे रोल हो गया, तो हर महीने ये क्या है, शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो पे रोल अगर पे करना है तो हर महीने में, तो ये रिक्वेस्ट जाएंगी यहाँ से, और डेटा में से डेटा रिट्रीव होगा, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। ठीक है, और ये स्पूल वाला हो गया, अगर प्रिंट की रिक्वेस्ट आई है तो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है ये यहाँ इस डिस्पैचर में ये वाले इसमें जाएंगी, स्पूल वर्क में, जैसे प्रिंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये डेटाबेस में जाएंगे, और वो फिर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखाएंगे। तो ये होता है R3। चलो अब देखते हैं हम R4 आर्किटेक्चर। आप बोलेंगे R4 आर्किटेक्चर है ही नहीं, लेकिन ये R4 ही है। R4 मतलब है, इसको जस्ट चेंज किया दिया है S4 हाना के साथ। इस यहाँ पे यस का मतलब होता है सिंपल। ठीक है, यस का मतलब होता है सिंपल, और 4 है, ये है जनरेशन। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये जो डेटाबेस यूज़ कर रहे थे, ठीक है, ये जो डेटाबेस यूज़ कर रहे थे अभी तक, वो डेटाबेस कोई भी डेटाबेस यूज़ कर रहे थे, एनी डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका खुद का डेटाबेस बना लिया। खुद का डेटाबेस बनाने से क्या होगा, इनको बहुत इजी जा रहा था, क्योंकि हैंडलिंग में प्रॉब्लम, मेंटेनेंस में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ इनको फेस करने पड़ते थे। तो इन्होंने अपना खुद का डेटाबेस बना दिया, जो जिसको नाम दिया है हाना। तो बेसिकली ये हाना है, इसलिए इन और 2015 में इन्होंने ये वर्जन लॉन्च कर दिया। तो 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 इसी को हम हाना S4 हाना बोलते हैं, 4th जनरेशन का, और इसको नाम दिया है हाना। तो ये S4 हाना इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है जो अभी तक हम GUI यूज़ कर रहे थे, R3 वर्जन तक हम GUI यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें इन्होंने एडिशनली लॉन्च किया है फ्यूरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रहेगा, GUI, मतलब जो दिखने वाला जो प्रेजेंटेशन लेयर रहेगा, सॉरी, प्रेजेंटेशन लेयर जो रहेगा वो फ्यूरी से दिखाया जाएगा। ये GUI से भी सिंपल है,
GUI में हमको ट्रांजेक्शन डालना पड़ता था, जैसे VA, लाइक VA01, ठीक है। और मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हम यूज़ कर रहे थे, ये फिर इनका इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा दिखने में उतना अच्छा नहीं था। GUI जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही जा रहा था, तो इन्होंने इसका लेटेस्ट वर्जन कर दिया, वो फ्यूरी। और फ्यूरी में जो है वो एकदम मस्त दिखता है। जैसे ही हमको VA01 कुछ हमें यूज़ करना है, तो ट्रांजेक्शन कोड नहीं डालना पड़ता है यहाँ पे, डायरेक्टली ये ऐसा एक ऐप क्रिएट होता है कोई भी ट्रांजेक्शन कोड का। जैसे हम मोबाइल में ऐप यूज़ करते हैं, इसी अ, वैसे ही यहाँ पे ऐप्स बनाए देते हैं, ठीक है। तो ऐप के साथ साथ आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है, एक मस्त इंटरफेस आएगा, उसके साथ हम वर्क कर सकते हैं। तो ये फ्यूरी S/4HANA के साथ है। तो इसी से में बेसिकली सेपरेटेड वर्जन थे, जो भी MMSD, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा तुमको डिफरेंस बिटवीन ECC एंड S/4HANA, ठीक है। तो बने रहिए।